शानदार पार्टी चल रही थी। मित्रों व रिश्तेदारों से घर भरा हुआ था। हालांकि मीरा नहीं चाहती थी कि इस तरह का कोई आयोजन किया जाए, लेकिन उसकी छोटी बहन गौरी की जिद थी कि शादी की 10वीं सालगिरह धूमधाम से मनानी चाहिए। मीरा के दोनों बच्चे भी जिद पर अड़ गए थे, लेकिन अभय ने इस बात को लेकर ना तो कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त की थी, ना ही शुभकृत या अशुभकृत का कोई परिमाण प्रदर्शित किया था। पिछले 2 वर्षों से उनके रिश्ते के बीच जो तनाव उत्पन्न हो गया था, उसके बाद अभय का तटस्थ रहना स्वाभाविक ही था। वैसे आजकल मीरा जिस मानसिक तनाव व एक तरह के डिप्रेशन से गुजर रही हैं, उसको देखते हुए चहल पहल का होना अच्छा ही है। कम से कम इससे उसका थोड़ा ध्यान तो बटेगा। कितना अरसा हो गया उसे इस तरह सजे सवरे देखे। अपने प्रति कितनी लापरवाह हो गई है वह। अभय ने उसे देख सोचा। गौरी ने जबरदस्ती आज उसका मेकअप कर उसकी मनपसंद नेबुए पीले रंग की वह साड़ी उसे पहनाई, जो उसने इस दिवाली पर मीरा के लिए खरीदी थी। कितनी सुंदर लग रही है। हेलो अभय, बधाई हो। अपनी विचारधारा को संयत करते हुए उसने ध्यान पार्टी की ओर लगाया। फिर किसी बात पर खिलखिला उठी थी मीरा और उसके मोती जैसे दांतों की पंक्ति झलकने लगी थी। 2 साल बाद शायद उसने मीरा को इस तरह हंसते देखा है। कहाँ छिपा लिया है उसने अपनी इस हंसी को, इस अप्रतिम सौंदर्य को। कितना बदल गई है वह। हाथों में फूलों का गुलदस्ता ले मीरा की ओर बढ़ा अभय। उसका दिल चाह रहा था कि बाहों में भर कर उसे चूम ले। आई लव यू मीरा। गुलदस्ता उसकी ओर बढ़ाते हुए अभय आंखों में प्यार का अनंत सागर लिए बोला। गुलाबी गुलाबों का गुलदस्ता। मीरा की आंखें बरस उठी। पूरा का पूरा गुलदस्ता लेकर उसने समस्त लोगों के सामने उसे कूड़ेदान में डाल दिया। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे लाल गुलाब पसंद है। ये फीके गुलाबी गुलाब भेंट कर क्या तुम यह जताना चाहते हो कि इनकी तरह तुम्हारा प्यार भी मेरे प्रति हल्का और फीका पड़ गया है? तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि लोग जान सके कि तुम अब मुझे प्यार नहीं करते। मीरा, लोग देख रहे हैं। अभय परेशान हो उठा कि यह क्या हो रहा है। देखो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि कहाँ गलती है। मैं जानबूझकर गुलाबी गुलाब नहीं लाया। मुझे कुछ नहीं सुनना, कोई सफाई नहीं, कोई दलील नहीं। रोती हुई मीरा उन आंखों से बेखबर थी जो उन दोनों को घूर रही थी। मेरे ख्याल से इसकी तबीयत बिगड़ गई है। अभय शर्मिंदगी के एहसास से भर गया था। इन तमाम लोगों के सामने यह सब किया मीरा ने। क्या जवाब देगा वह इन सबको? रिलैक्स अभय, हम जानते हैं। सम्मिलित सुर ने उसे और झकझोर डाला। सॉरी। ना जाने क्या हो गया था मीरा को। सन्नाटा सा छा गया था घर में। बच्चों में घबराहट थी। मम्मी पापा के बीच कहीं कुछ घट रहा है, कुछ गलत या भयावह। इसका उन्हें भान अवश्य हो गया था, पर दोनों के बीच आपसी कटी की वजह क्या है, यह उनका अबोध मन अभी समझने में असफल था। बात बात पर झगड़ते हैं दोनों, पर क्यों? उन्हें तो दोनों ही पसंद है। फिर गलती कहाँ हो रही है? अपने ही अनसुलझे सवालों से परेशान दोनों बच्चे सहमे हुए से अपने कमरे में चले गए। बच्चों के जाते ही अभय ने कूड़ेदान में से गुलदस्ता उठाया और बड़ी ही सावधानी से एक एक फूल की पत्ती को तोड़ता हुआ उन्हें पैरों से रौंदता गया, मानो सारा आक्रोश उन निर्जीव पत्तियों पर ही निकालना चाहता हो जो उसके अपमान का कारण बनी। वह मीरा को जितना पास लाने की कोशिश कर रहा है, वह उससे उतना ही दूर छिटकती जा रही है। आखिर उसकी क्या गलती थी आज? जिस पुष्प विक्रेता से वह हमेशा फूल लेता रहा, उसी को उसने लाल गुलाब के गुलदस्ते का ऑर्डर दिया था। पर शायद उसके आदमी की गड़बड़ी की वजह से गुलदस्ते बदल गए थे और उसे इस बात का पता चला तो सीधे दुकान पहुंचा था। लेकिन तब तक दुकान बंद हो चुकी थी। एक बार उसका मन हुआ था कि किसी दुकान में जाकर नया गुलदस्ता ले, पर यह सोचकर कि पार्टी में जाने में देर हो जाएगी
और यह सोचकर भी कि मीरा को सारी बात बताकर वह माफी मांग लेगा, वह घर आ गया था और यहाँ उसने उसे सच्चाई बताने तक का मौका ना दिया। कम से कम उसकी भावनाओं की कद्र कर ही फूल रख लेती या पार्टी खत्म हो जाने का ही इंतजार कर लेती। यूं कूड़ेदान में गुलदस्ता फेंक उसके प्यार को आहत तो ना करती, उसको अपमान का भागीदार तो ना बनाती। जीजा जी, मैंने दीदी को नींद की गोली देकर सुला दिया है, बच्चे भी सो गए हैं। आप? गौरी रुक गई। अभय की पनीली आंखों को देख उसे दीदी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। नाहक ही इनका दिल दुखाया, पर सबसे ज्यादा आक्रोश उसे स्वयं पर आ रहा था। यह सब उसी की वजह से हुआ, लेकिन वह और जीजा जी, छी, कितना अनाप शनाप सोचती है दीदी। अपने मन की पवित्रता व अभय की निर्छलता के कारण ही तो वह आज तक सब कुछ सहती आ रही है। यह सोचकर कि दीदी की परिपक्वता उन्हें अवश्य ही सही राह दिखा देगी, पर अब लगता है सब व्यर्थ है। मैं चलती हूँ, गौरी ने तटस्थता से कहा। रुक जाओ गौरी, सुबह चली जाना, अभय ने अपने दर्द को भीतर ही समेटते हुए कहा। नहीं, मेरा जाना ही ठीक होगा, कहीं दीदी सुबह उठकर बीती रात को लेकर फिर कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। जाती हुई गौरी को देख उसे खुद पर शर्म आई। मीरा, जिसे वह जान से ज्यादा चाहता है, वह उस पर शक करती है, और वह भी गौरी को लेकर। वह गौरी जो उनकी शादी के समय बच्ची थी, उसके बड़े हो जाने से क्या रिश्तों के मायने बदल गए हैं? बस उसकी जिंदगी व्यवहार अच्छा लगने के कारण उसे गौरी के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। वह उससे बात करते हुए, उसके साथ घूमते हुए वैसे ही महसूस करता है जैसे किसी ऐसी बेटी का बाप जो बच्ची से किशोरी बनकर युवती में तब्दील हो गई है। और जब से मीरा ने उन दोनों को लेकर गलत सोचना शुरू किया है, तभी से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मीरा के बिना जीवन काटने के बारे में तो अभय सोच भी नहीं सकता, ना ही उसे इस बात पर विश्वास होता है कि जिस मीरा को वह इतने लंबे अरसे से जानता है, वह उसी की ईमानदारी पर शक करेगी। अभय वहीं सोफे पर पसर गया। भरे हुए कमरे के बीच भी कितनी वीरानी लग रही थी, उसके भीतर भी एक भयानक सन्नाटा छा गया था। आखिर क्यों मीरा नादान बन रही है? गौरी तो उनके सामने बच्ची है। पिछले 2 साल से गौरी इसी शहर में नौकरी कर रही है, अकेली रहेगी यही सोचकर स्वयं मीरा ने अपने घर के पास ही एक मकान उसके लिए ढूंढ लिया था। वाहन नजदीक ही है, यही उनके मम्मी पापा के लिए संतुष्टि की बात थी। शुरू में मीरा भी बेहद खुश थी, पर धीरे धीरे उसने यह तोहमत लगानी शुरू कर दी कि अभय उसकी उपेक्षा कर रहा है, उसका फायदा उठा रहा है। अभय का विश्वास यह सोचकर और भी आहत हुआ था कि मीरा उसे अभी तक नहीं समझ पाई, उसके प्यार की अथाह गहराइयों को माप नहीं सकी। तभी तो गौरी के प्रति उसके लगाव को इस नजरिए से देखती है। वह उन दोनों के रिश्ते को बाप बेटी के रिश्ते का दर्जा क्यों नहीं दे पाती? उसे तो अपनी बेटी मीरा और गौरी में कोई अंतर नहीं लगता, फिर कहाँ कमी रह गई है? वर्षों से वह एक दूसरे को जानते हैं और 10 वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, फिर भी मीरा, अभय का शरीर ही नहीं वरन मन भी थका हुआ था, लेकिन नींद कोसों दूर थी। वर्षों के सफर पर निकल गया था शायद उसका मन, इससे वह समीकरणों को सुलझाने में सफल हो पाया शायद। खुद को आखिर कब तक और कितना मथा जा सकता है? वह और मीरा तो बचपन से ही दोस्त थे और प्यार में बदली दोस्ती को निभाने के लिए बहुत जल्दी ही विवाह भी कर लिया था। 19-20 वर्ष के रहे होंगे तब दोनों, देखा जाए तो एक साथ ही बड़े हुए हैं। हर कदम पर साथ चले, कई निर्णय एक साथ किए और अपने भविष्य के फैसले भी साथ साथ लिए। मीरा को अध्यापिका बनने का शौक था, इसलिए एक स्कूल में नौकरी कर ली और वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। MBA तो उसने बाद में ही किया।
अब वह मैनेजर है एक गैर सरकारी कंपनी में। शादी के 6 वर्षों तक उनके जीवन में कोई व्यवधान नहीं था। अपने को अच्छी तरह से स्थापित करने के बाद ही वे बच्चों के बारे में सोचना चाहते थे। फिर दोनों ही बच्चे एक एक साल के अंतर पर हो गए तो मीरा ने उन्हें पालने के लिए नौकरी छोड़ दी। लेकिन वह खुश थी। पर अचानक गौरी के आने से सब गड़बड़ा गया। उसको देखकर उसे महसूस होने लगा कि वह सक्षम है। उसकी काबिलियता की कोई कीमत नहीं। और फिर एक असुरक्षा की भावना ने उसे जकड़ लिया। वह बात बात में अभय से झगड़ा करने लगी। यहाँ तक कि यह इल्जाम भी लगाने लगी कि उसकी वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। हाँ, कितना चिल्लाई थी वह इस बात को लेकर। एक नया ही रूप देखा था उसने उस दिन मीरा का। बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो है। तुम चाहते हो उनको संभालने का उत्तरदायित्व कुछ अपने ऊपर लेकर मुझे नौकरी छोड़ने पर मजबूर नहीं करते। लेकिन तुम तो चाहते थे कि मैं तुम पर आश्रित हो जाऊं और तुम मनचाहे ढंग से गुलछर्रे उड़ा सको। वह गुस्से से पागल हो उठी थी। तुमने अपनी समस्या की वजह से नौकरी छोड़ी क्योंकि नई प्रिंसिपल के साथ तुम्हारे सिद्धांत टकरा रहे थे। नई पद्धति को ना अपना पाने के कारण तुम बेचारगी और अलग थलग महसूस कर रही थी। सिर्फ इसलिए ही बच्चों की आड़ ले तुमने नौकरी छोड़ी। वरना मैं तो बच्चों को क्रेच में छोड़ने या घर में ही आया रखने को तैयार था। अभय के स्पष्टीकरण से बिफर पड़ी थी मीरा। मानो सच्चाई ने लोहे की गर्म सलाखें दाग दी हो उसके जिस्म पर वह झुकने को तैयार नहीं थी। सब बकवास है। हकीकत तो यह है कि तुम नहीं चाहते थे कि मेरी भी एक पहचान हो, घर में बैठकर ऊबती रहूं। यही चाहते हो ना तुम? मीरा, बचपन से लेकर आज तक तुम्हें हमेशा प्रोत्साहित ही किया है मैंने। फिर क्यों बेमानी बातें सोचकर अपने को सता रही हो? अपने आप को पीड़ा पहुंचाने में तुम क्यों सुकून पाने लगी हो? तुम्हारी पीड़ा हमारी भी पीड़ा है, समझो इसे। मैं वही हूँ जो पहले था, तुम्हारा अभय। सोफे पर लेटे लेटे अभय ने बेचैनी से करवट बदली। कितनी बातें हैं जिसके बारे में अगर सोचा जाए तो मन के कांच दरकने लगे। घुटन से अपने को मुक्त रखने के लिए अभय ने नींद का सहारा लिया। हालांकि तब तक रात्रि अपने अंतिम प्रहर तक पहुंचने को आकुल थी। वातावरण में उपजे शोर को वह सपने में फैला महसूस कर रहा था क्योंकि नींद अभी पूरी ही कहाँ हुई थी। लेकिन मीरा ने जब उसे झिकझोड़ा तो उसे एहसास हुआ कि वास्तविकता क्या है। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और जनाब हैं कि सो रहे हैं। ऑफिस नहीं जाना है क्या? बच्चे भी उठ गए हैं। उसकी आवाज में झल्लाहट थी। रात में जो कुछ उसने किया था उसके प्रति शर्मिंदगी का कोई भाव तक नहीं था उसके चेहरे पर। कसूरवार का सफाई की जरूरत होती है, बेकसूर को नहीं। बच्चों को तैयार कर उनका टिफिन पैक करवा स्कूल छोड़ आया। नन्ही तपस्वी को तो उसने सिर्फ मीरा के व्यवहार के कारण स्कूल में डाला था, वरना वह नाश्ता तैयार कर ही रहा था कि तभी गौरी आ गई। लाइए जीजाजी, मैं बनाए देती हूँ। दीदी कैसी है अब? अभय कुछ उत्तर दे पाता इससे पहले ही मीरा वहां आ गई। तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही यूं सुबह शाम मेरे घर पर चक्कर लगाने की जरूरत है। बहन का घर ही मिला था तुझे, जा चली जा यहाँ से। आवाज गौरी निःशब्द बाहर निकल गई। तुम दिन ब दिन कितनी फूहड़ होती जा रही हो। क्या एक शिक्षित व सम्राट घर की महिला इस तरह बोलती हैं? दिन भर बेकार औरतों के साथ रहकर तुम भी उन जैसी जाहिल होती जा रही हो। क्या जरूरत है तुम्हें उनके बीच बैठने की? अभय को आसपास की औरतों के साथ बैठकर उसका गप्पे लगाना और अफवाहें फैलाना बिल्कुल पसंद ना था। उसके बार बार टोकने पर भी मीरा ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पागल, जाहिल और क्या क्या कहना बाकी है अभी। अभय, जहर क्यों नहीं दे देते मुझे? मीरा को फिर आक्रोश का दौरा पड़ा। जब भी अभय उसे कुछ समझाने की कोशिश करता वह एकदम पागल सी हो जाती है।
मीरा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारे उसी रूप को वापस लाना चाहता हूँ जो पहले था। तुम्हारे बिना सब निरर्थक है। हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं पहले से सुंदर भी नहीं रही हूँ। मीरा के बहते आंसुओं से अभय पीड़ित हो गया। अभय को लगा था कि मीरा उसकी बात को समझेगी, लेकिन वह सिर्फ चिल्लाने लगी। कुछ ठीक नहीं हो सकता, सब बिफर गया। गौरी जवान है, उसके पास अच्छी नौकरी है। मेरे पास क्या है? ना सुंदर देह, ना नौकरी। कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे और गौरी के बीच कोई अमर्यादित रिश्ता नहीं है। तुम्हारे दिमाग में जो बस गया है उसे तुम्हें ही निकालना होगा। मैं हार गया। फैसला करना चाहती हो करो। 2 वर्षों के इस तनावयुक्त जीवन के दौरान तुम्हारे सनक के कारण मैं जीते जी टूट गया हूँ। अब तुम कहोगी तो बच्चों को लेकर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा तुमसे। हताश अभय घर से बाहर निकल गया। उसने सोचा था कि वह आराम करेगा, पर ऐसा सोचना ही व्यर्थ था। अकेलापन मीरा को काटने लगा। ड्राइंग रूम की सफाई करते हुए गुलाबी फूलों की नुची मछली पत्तियों को देखकर वह अपने आप को कोसने लगी। क्या फर्क पड़ता है रंग से? खुशबू तो सबकी एक जैसी होती है, लेकिन उसे पता है कि ऐसा अभय ने सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए किया था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि वह कुचलती हुई पत्तियां उसका उपहास उड़ा रही हैं। वापस कूड़ेदान में उन्हें डाल उसने कमरे की सजावट को भी नोच डाला। बिना प्यार के ये सब नीचे भी कितनी दिखावटी लगती है। कहीं उसी की उमंग, उसी का उत्साह तो नहीं मर गया है। पर पड़ोस वाली आंटी तो बता रही थी कि अभय अक्सर गौरी के घर जाता है। जब गौरी यहाँ आती है तो उसे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? शक की गुंजाइश तो स्वतः पैदा हो जाती है। दोनों चाहे लाख कस्में खा ले, पर वह यकीन नहीं करने वाली। लेकिन अगर कहीं ये सब गलत हुआ तो तब तो कितना बड़ा अनर्थ कर रही है मीरा सबके साथ। पर नहीं, वह नहीं मानती। कैसे अभय गौरी के आगे पीछे घूमता रहता है, उससे कितनी आत्मिकता से बातें करता है, कितने जोर जोर से ठहाके लगाता है। इतना ही नहीं, उसकी मदद करने, उसका कोई काम करने के लिए वह अपना काम तक छोड़ देता है। जब देखो तब उसे गाड़ी में लिफ्ट देता है। गौरी अकेली, ना घर की चिंता है, ना बच्चों का उत्तरदायित्व। पर हर लड़की एक दिन पत्नी व माँ बनती है, तो क्या सबके पति किसी और लड़की के प्रति आकर्षित हो जाते हैं? नहीं, यह तो संभव नहीं। इसका मतलब है कि कहीं उसकी सोच में ही त्रुटियां हैं। सच बात तो यह है कि वह अपनी स्थितियों से तंग आ गई है। कब मीरा कमरे में आकर स्वयं का विश्लेषण करने बैठ गई, इसका उसे भान तक नहीं हुआ। मानो सन्नाटे ने, खासकर गुलाबों की नुची पत्तियों ने उसे अपने भीतर झांकने के लिए विवश कर दिया हो। घर का सारा काम पड़ा था, किंतु वह अपने आप को ढूंढने में इतनी खोई थी कि बाहरी परिवेश से पूर्णतया कट गई। रात को अभय जब लौटा तो उसने तो 2 टिकटें मीरा के सामने रख दी। कहीं जा रहे हो क्या? मीरा में उससे नजरें मिलाने का साहस नहीं था। हाँ, हम दोनों कल शाम डलहौजी के लिए खाना होंगे। कोई सवाल नहीं, कोई सीन नहीं। मैंने छुट्टियां ले ली है। बच्चों को गौरी संभालेगी। उसने भी 15 दिनों की छुट्टी ले ली है। अभय ने तटस्थता से उत्तर दिया और बिना उसकी प्रतिक्रिया जाने या देखे बच्चों के साथ मसरूफ हो गया। मीरा का दुविधाग्रस्त दिमाग काम करने लगा। मुझसे पूछा तक नहीं, यानी सब गौरी के साथ मिलकर तय किया है। पर जल्दी ही उसने अपने आप को संयत किया और काम में लग गई। घर, बच्चे, काम, सबसे दूर डलहौजी में अभय की बाहों में गौरी के बारे में ना सोचते हुए मीरा को लगा कि बीते दिन लौट आए। कितना वक्त बीत गया था। दोनों को साथ घूमे, यहाँ तक कि स्पर्श किए। ऊंची नीची, चढ़ाव उतार और हरियाली से भरपूर जगहों पर घूमना उसे पसंद था। दिन भर के साथ मस्ती और ताजी हवा ने उसके अंदर जमी काई को साफ कर दिया था। उसकी भावनाएं उमड़ने लगी, जीवन के प्रति ललक जाग उठी।
वह एक नई मीरा बन गई थी। डलहौजी में लाल गुलाब के ढेर लगा दिए थे अभय ने उसके सामने। उसके बाहुपास में लिपटी मीरा खुशी के मारे रो पड़ी। ना जाने कितने अवसाद पाल रहे थे उसने। अभय तो उसका है अभय। मैं नहीं जानती कि पिछले 2 वर्षों में जो कांटे हमने तुम्हें चुभाए हैं उसके बदले में कितनी बार माफी मांगू, पर जो कुछ मैंने किया वह अनजाने में ही हुआ। डिप्रेशन से भर गई थी मैं, तभी तो असुरक्षा की भावना मुझे कचोट रही थी। शायद इसलिए अपनी लापरवाही के खंजरों से तुम्हें लहूलुहान करती रही मैं। भूल जाओ मीरा, नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने का भी एक मजा है। तुम अपनी ही गुफा की कैद से निकल गई, यही काफी है। बाकी समीकरणों को हम वापस चलकर हल कर लेंगे। वापस लौटते हुए वह स्वयं में एक बड़ा परिवर्तन महसूस कर रही थी। बच्चों के प्रति उसका मन ममता से भर गया था और गौरी के प्रति उसका मन में संरक्षक का भाव था। फिर भी अभय जानता था कि मीरा लौटकर अपनी कल्पनाओं की गुफा में कैद न हो जाए, इसलिए गौरी की मदद ली। चलो दीदी, योगा और स्विमिंग की क्लासेस में जाना शुरू करते हैं। गौरी ने उसे उस्काया। उसे घर से बाहर निकलने में जब वह सफल हो गई तो उसके लिए बढ़िया साड़ियाँ खरीदी। मीरा की देह दृष्टि अपने पुराने आकार लेने लगी तो स्वतः ही उसके अंदर अपने को संवारने की इच्छा जागृत हो गई। हाय दीदी, क्या गजब ढा रही हो, गौरी ने कहा। चलो यहाँ से, कहीं मेरी जान को नजर न लगा दे। अभय मुस्कुराया। जानती हो मीरा, मैंने तुम्हारी नौकरी के लिए कई लोगों से कह रखा है, पेपर में भी ढूंढ रखा है। क्या? मीरा अवाक थी। मैं? नौकरी? पर कैसे? नहीं नहीं, बच्चों को कहाँ छोड़ूंगी। फिर नौकरी छोड़े 4 साल हो गए हैं। सब कुछ बड़ा अजीब लगेगा। कुछ अजीब नहीं लगेगा। बच्चों के लिए मैंने आया का इंतजाम कर लिया है। वैसे भी माँ बापूजी को मैंने कुछ दिनों के लिए यहाँ आने के लिए लिख दिया है, ताकि शुरू में ना तो बच्चों को अटपटा लगे, ना ही अव्यवस्था हो। अभय ने दृढ़ता से कहा। पर अभय, मीरा अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। परवर कुछ नहीं, मुझे अपनी उसी मीरा की जरूरत है जिसमें आत्मविश्वास हो, जो स्वयं से प्यार करे और हम सबको भी। और इसे पाने के लिए मैं कुछ भी सह सकता हूँ। नौकरी करते करते मीरा को 2 माह बीत गए थे। बिल्कुल ही बदल गई थी वह। एक नई चमक से ओत-प्रोत थी। सभ्य सम्भ्रात हंसती हुई अपने व्यक्तित्व को पा लिया था। उसने अपने अस्तित्व की महत्ता का एहसास होते हुए उसकी सोई हुई भावनाएं पुनः जागृत हो गई थी। अपने आने वाले जन्मदिन के लिए उसे तैयारियां करते देख अभय जान गया था कि मीरा ने अपने आप को खोज लिया है। जन्मदिन वाले दिन जब गुब्बारे के फटने से अभय की आंख खुली तो वह चकित रह गया। बच्चे, मीरा, गौरी, सबके हाथ में गुलाबों के गुलदस्ते थे। हैप्पी बर्थडे टू यू का समवेत स्वर उसे आनंदित कर गया। पर ये गुलाबी गुलाब, अभय परेशान हो गया। छोड़ो ना, रंग में क्या रखा है, बात तो गुलाब की है, उससे निकली खुशबू की है। कहते हुए मीरा ने उसे चूम लिया और अपने हाथों से बना मफलर उसके गले में डाल दिया।